आतंकवादी हमला हो गया। जब हम सुबह आए अब पता चला कि वो खत्म हो गया है। उसकी वाइफ एडमिट है पीछे इमरजेंसी में। हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था ऐसा, और फटाके से टूटा शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। यह बात आज से लगभग एक हफ्ते पहले यानी कि 9 जून 2024 की है। यह दिन पूरे भारत के लिए एक स्पेशल दिन था, क्योंकि इस दिन 2 स्पेशल चीज़ें जो होनी थी। पहला, पीएम मोदी की स्वेयरिंग सेरेमनी और दूसरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। लेकिन इसी बीच हमारे जम्मू कश्मीर में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हो जाता है, और यह हमला होता है माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे श्रद्धालुओं पर। इस पूरी घटना में 10 लोग मारे जाते हैं जबकि 42 लोग घायल हो जाते हैं। और ये मामला यही नहीं थमता, बल्कि आने वाले 3 दिन यानी कि 10, 11 और 12 तारीख में लगातार 3 आतंकी हमले हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि इस घटना के बाद हम सभी भारतीयों के दिल में आक्रोश जरूर उठता है, लेकिन इस आक्रोश के साथ साथ हमारे दिमाग में कुछ सवाल भी उठते हैं। यह हमला करवाया किसने? यह हमला कैसे करवाया गया? और सबसे अहम, ये हमला क्यों करवाया गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि चाहे इस वीडियो की क्वालिटी कैसी भी हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो ही जाएंगे कि एक भारतीय होने के नाते आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए थी। और इसके बदले में आज मैं आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगे तो इस 10 मिनट की वीडियो को पूरा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए इन सवालों का जवाब पाने के लिए अतीत में चलते हैं। 9 जून 2024 6:15 का समय था। माता वैष्णो देवी के भक्तों से भरी एक बस जम्मू कश्मीर के रियासी से होकर कटरा जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर 3 से 4 आतंकियों ने उस बस पर हमला कर दिया। उस बस में सवार यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले एक गोली सीधे बस के ड्राइवर को जा लगी। यह देखने के बाद बस के कंडक्टर ने बस का संतुलन संभाला, लेकिन इसके बाद एक दूसरी गोली बस के कंडक्टर को भी जा लगी और इसके बाद बस सीधे खाई में गिर गई। और इसके बाद भी वो आतंकी लगातार बस पे फायरिंग कर रहे थे। जल्दी से निकल के फिर उसके बाद बहुत तेज गोलियां चलाने लगे। अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंदगी में हम नहीं रह पाते। क्या कई गोलियां चलाए, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई, खाई में गिर गई। उसके बाद में भी काफ़ी टाइम तक गोली चला, 20 मिनट तक गोली चलाई है। और फिर उसके बाद गोली चलाना बंद हुआ और फिर पुलिस आई। उसके बाद में कुछ आसपास के लोगों ने मेरी मदद की निकालने के लिए। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 42 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। 9 जून के बाद 12 जून यानी कि आज तक जम्मू कश्मीर में 3 और बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। अब रियासी कांड के बाद रियासी से लगभग 150 किलोमीटर दूर कठुआ गांव में कुछ आतंकी घुस गए। अब इन आतंकियों की कैजुअलिटी देखिए। ये जिस गांव में गए थे वहीं के लोकल्स से पानी मांगने लगे, और जब इन लोकल्स ने इन आतंकियों को देखा तो उन्हें उन पर कुछ शक हुआ, और इसी शक के मारे वह जोर जोर से शोर मचाने लगे और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। अब पैनिक होकर आतंकवादियों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां मौके पर ही सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि एक जवान शहीद हो गया, और इस मुठभेड़ में एक लोकल सिविलियन भी घायल हो गया था। इसके बाद डोडा के भद्रवा चेक पॉइंट पर कुछ आतंकियों ने अचानक से हमला कर दिया, जहां से 6 जवानों की घायल होने की खबर आई है। अब बारी आती है सबसे बड़े सवाल की कि यह सब किसने किया। दरअसल रियासी अटैक के बाद एक आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि दिस इज जस्ट बिगिनिंग, मोर टू कम। वीडियो में मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ आखिर है क्या, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि टीआरएफ के आतंकवादियों के ये कायरता भरा काम करने के पीछे क्या कारण था।
दोस्तों ध्यान से समझिए, 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी थी और उसी दिन इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। दरअसल दोस्तों, इस घटना का पीएम नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी के दिन ही होना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इन तमाम हरकतों से ये आतंकवादी सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब उन्हें इनका भुगतान देना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें इसके लिए आसान भाषा में आर्टिकल 370 को समझना पड़ेगा। दरअसल जब भारतीय संविधान बना ही था तो इसमें एक भाग 21 भी बनाया गया था जो कि अस्थायी चीजों के लिए था। इसमें आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक शामिल थे और इन्हीं में से एक था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को 4 क्लॉज में बांटा गया है और इनमें से पहले क्लॉज में 4 सब क्लॉज भी हैं। ज़्यादा डिटेल्स में न जाते हुए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लागू था तो जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य तो था ही, लेकिन इसका संविधान बाकी अन्य राज्यों से अलग था। आर्टिकल 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का एक ऑफिशियल फ्लैग भी था और यहाँ के लोगों को 2 नागरिकताएं प्राप्त थी, एक तो भारत की और एक दूसरा जम्मू कश्मीर की। दूसरे राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की भी अनुमति नहीं थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक से शादी कर ले तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता उससे छीन ली जाती थी। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता था। और सबसे बड़ी बात, उस समय जम्मू कश्मीर में भारत के किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। और संविधान में यह भी लिखा गया था कि अगर आर्टिकल 370 में कोई भी संशोधन करना पड़े तो राष्ट्रपति को सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अब मोदी सरकार में ही 19 दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सभी शक्तियां अब संसद के पास होंगी। अब 5 अगस्त 2019 में अमित शाह ने संसद में इस पर स्टेप बाय स्टेप काम किया और इस तरह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। आर्टिकल 370 खत्म होते ही जम्मू कश्मीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आतंकवाद बिल्कुल कम हो चुका था और जीडीपी लगभग दोगुना हो चुकी थी और कई लोग वहां से तरक्की भी कर रहे थे और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोग एक शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। मगर इस तरक्की को देखकर पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI कैसे खुश रह सकती थी, मगर वो कुछ एक्शन उठाते इससे पहले ग्लोबल एसोसिएशंस ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि अगर वो आतंकवादियों पर कुछ भी एक्शन नहीं उठाते तो उनको जो भी फाइनेंशियल भीख उस समय मिल रही थी वो भी मिलना बंद हो जाएगी। और अब पाकिस्तान को मजबूरन उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा था। अब उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ तो रास्ता निकालना ही था और इतने में उनकी मुलाकात होती है TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से। यह ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर जनता का ब्रेन वॉश करती थी और उन्हें गुमराह करती थी। बस अब क्या था, ISI ने लश्कर ताइबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आतंकवादियों को TRF में प्लेस करना शुरू कर दिया और वो TRF की एक ऐसी इमेज बनाना चाहते थे कि मानो TRF जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हक में बोलती हो और उन्हें सपोर्ट करती हो। लेकिन 6 जून 2023 में भारतीय सरकार ने यह खुलासा कर ही डाला कि TRF कोई रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने इस चीज के पुख्ता सबूत भी दिए कि यह ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में रहने वाले भारतीयों को ब्रेन वॉश करने के साथ साथ पाकिस्तान से कश्मीर में ड्रग और वेपन भी स्मगल करता था। TRF का मेन मकसद शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कम करना है और 370 हटाने के बाद तो जम्मू कश्मीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ते ही जा रहा था। और अब जाकर TRF सुरक्षा बलों को नहीं बल्कि टूरिज्म को अपना शिकार बना रहा है, क्योंकि टूरिज्म कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह की GDP की ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर रहा है। और यही कारण था उन आतंकवादियों के माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे यात्रियों पर हमला करने का। इस हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बिल्कुल खत्म सा हो गया है और इससे जम्मू कश्मीर की ग्रोथ पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इस समय जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है और वहाँ के सभी लोगों को हमारी प्रार्थना और सपोर्ट की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर हमें यूनिटी दिखाते हुए व्यक्तिगत तौर पर जितना हो सके इस मामले को हाईलाइट करने की जरूरत है।
आई हैव अ गुड ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझसे जितना हो सके मैं वहाँ पे इसके लिए करूँगा। हालांकि मुझे इस बात से आश्चर्य भी होता है कि हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिन्हें गाज़ा, पैलेस्टीन और इजराइल के इशू और उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी की देखा देखी करके अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरी लगा देते हैं, ऑल आइज ऑन राफा। लेकिन अब जब देश को उनकी ज़रूरत है तब नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? जबकि पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली तक ने भी रियासी अटैक के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। खैर, वी हैव टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट, और इस केस में सिर्फ हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, इस केस के प्रति व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को जागरूक करना। खैर, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी इंटरेस्टिंग केस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे